वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी, जिसमें हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बात की थी। हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था कि हमारे पास स्केलर्स क्या होते हैं, हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं। अच्छा, जो पिक्चर है, जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है, वो आपको मैं अभी वीडियो में यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमने आज कहाँ से लेके कहाँ तक टॉपिक डिस्कस करने हैं। हमारे पास बुक का पेज नंबर 21 हमारे पास मौजूद है और हमारे पास टॉपिक है 2.2 जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ लिया था, समझ लिया था, स्केलर्स को भी पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हमारे पास अब हमने यहाँ से आगे मूव करना, फॉरवर्ड मूव करना है। ये जो टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक एक कुछ लोग कहते हैं कि पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, बट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है। बट आप लोगों ने इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। और ऑब्वियसली बात है, हमारा जो गोल है वो यही है कि फिजिक्स को आसान बनाना, और फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है और यही हमारा सबसे बड़ा गोल है। तो इसके अंदर 2-3 पोर्शंस होंगे। इस पहले सेगमेंट में हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट होगा, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें एंटी टेस्ट का जो टच है वो देंगे, और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये टॉपिक, बट इट वर्थ इट। ओके, तो अगर आपने बेसिक देखना होगा तो स्टार्ट में ही रुक जाइएगा, आगे बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। बट ये याद रखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये एक इस तरह का टॉपिक है, आपने अगर इसको अभी ना समझा, मतलब इस स्टेज पर भी अगर आप लोगों ने इसको ना समझा, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको सेकंड ईयर में जाके बहुत बहुत ज्यादा परेशान करेगा। सो कीप इट इन योर माइंड। आपने इस टॉपिक को सुनना है, समझना है, और अच्छे तरीके से सुनना और समझना है। ठीक है, देखिए, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। इससे पहले कि मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की तरफ जाऊं, हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपनी बात, बिल्कुल आसान से। देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बेटा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि आपके पास जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? देखो, मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। कंपोनेंट, कंपोनेंट एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको आप कहते हैं पार्ट। ठीक है, उर्दू में कह लें तो हिस्सा बन गया आपके पास। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या बन गया? ठीक है स्टूडेंट्स, लॉजिक नहीं, बेसिक लॉजिक है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। कंपोनेंट को हटा दें, क्या बन गया? पार्ट ऑफ वेक्टर। लो, हल होगी बात, इसमें क्या मुश्किल थी? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब पार्ट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का हिस्सा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्या बात बन गया आपके पास? इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेक्टर। अब जरा इस बात को हम दो तरीकों से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला बुलेट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, पार्ट ऑफ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब चूंकि हमारे पास जो वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर का वो स्पेसिफिक पार्ट या वेक्टर का पार्ट जो किसी एक खास डायरेक्शन में कवर हुआ है, उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी जाती है, जो कि वो भी बेहतर डेफिनेशन है, जिसको आप कह सकते हैं बेटा अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, मुश्किल हो रहा है, मुझे अंदाजा है, सादा आसान एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप लोग ग्रोसरी करने गए और आप लोग इम्तियाज शॉपिंग मॉल चले गए, या मॉल जो है जहां पे आपने, इमेजिन करें कि वहां से 10,000 की शॉपिंग की। ठीक है, अब टोटल बिल आपका कितना है? 10,000। और सपोज करें कि उसमें से आपने आपने अपने खाने के लिए कोई 1,000 के लेज ले लिए। अब क्या हुआ, गौर से समझिएगा बात को।
आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो तो है 1000, वो है 10,000 जो आपके पास टोटल बिल बना हुआ है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो अमाउंट जो स्पेंड की है लेज परचेज करने में, वो कितनी है? समझ आ रही है ना बात की? मतलब कहने का ये कि अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अब स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपका टोटल बिल कितना है, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं वो कितनी अमाउंट है जो आपने स्पेंड की है सिर्फ और सिर्फ लेज परचेज करने में। दैट अमाउंट इज 1000। सो इट मींस 1000 इज द स्पेसिफिक अमाउंट। ये वो खास अमाउंट है जो आपने एक खास काम करने के लिए यूज की है, लेज परचेज करने के लिए यूज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1000 है वो हकीकत में उस पूरे 10,000 का पार्ट है। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या बन गया, 1000 इज अ कंपोनेंट ऑफ 10,000। इसी तरह से हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो और आप उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी रिजल्ट चेक करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज नोन एज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इसको लाल रंग से लिख रहा हूं बेटा। याद रखिएगा, स्टूडेंट से एक दफा मतलब बहुत दफा सवाल किया जाता है या उनसे एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाती है और वो हमेशा गलत कर देते हैं। देखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, देयर आर इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बेटा याद रखिएगा, कोई भी एक वेक्टर हो उसके इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं। इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं। एनालॉजी से समझाता हूं। आपके पास 10,000 रुपीज है और मैं आपसे कुछ कहूं कि भाई आपने इन 10,000 को स्पेंड करना है, तो आपके पास 10,000 को स्पेंड करने के इनफाइनाइट वेज हैं। आप 10,000 का जाके खाना भी खा सकते हैं, सारे सारे पैसे लगा दिए। आप 10,000 को लेज भी परचेज कर सकते हैं, आप 10,000 की चॉकलेट्स परचेज कर सकते हैं, आप 10,000 की कोई कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट वेज टू स्पेंड 10,000। इसी तरह से एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम इनफाइनाइट अंदाज में उनको सम अप करके उनके हिस्सों को हम रिजल्टेंट बना सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इस बारे में कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ओके जनाब, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है, मसला ही नहीं है। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप लोग ना इसको नोट करते रहें, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। अब देखो, पता है सबको, कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया भाई, पार्ट, या कंपोनेंट्स हैं तो मतलब क्या बन गया, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर का वर्ड आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, इसको 90 डिग्री भी कहते हैं, आप लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, राइट एंगल भी कहते हैं, तो ये सारे एक ही चीज है, रेक्टेंगुलर। तो देखो, अब आप सिंपल सी लॉजिक बनाएं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब था पार्ट ऑफ वेक्टर। अब जब रेक्टेंगुलर आ गया तो इसका मतलब ये बन गया पार्ट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के पार्ट्स। और शर्त लग गई हमारे पास, एक कंडीशन आ गई, और वो कंडीशन ये है कि ऐसे पार्ट्स जिनके दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर के ऐसे पार्ट्स, देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की कि एंगल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नो। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जब आप बात करेंगे तो अब शर्त लगी कि उनके दरमियान में एंगल होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो दैट्स व्हाई वी से दैट परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वेक्टर। अगली क्या शर्त है, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हम
चीजों को आसान बना लेते हैं, मुश्किल नहीं बनते हमारे पास, इसी तरह से आसान तरीकों से हमारे पास बातें बन जाती हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी हमारे पास बेटा डेफिनेशन, पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, इसको लिखते जाएं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर के ऐसे पार्ट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या बन गया, पार्ट्स ऑफ वेक्टर जो कि एक दूसरे से किस तरह से होने चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो उनको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, अब इसको बात समझ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास। देखो बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों ने। जो आपके पास वेक्टर के पार्ट्स है ना, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास कितने थे, इनफाइनाइट पार्ट्स थे, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास कितने होंगे इसको समझ लेने। देयर आर मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर के पास जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ लें, 2-3 बातें हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर बात करते हैं प्लेन की, तो प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशंस का मतलब होता है 2 एक्सिस। अगर वेक्टर प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास दो पार्ट्स होंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। अगर वेक्टर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, स्पेस में, तो स्पेस का मतलब है आपके पास 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन का मतलब उसके पास कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। प्लेन में 2 होंगे रेक्टेंगल, और स्पेस में कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 हो जाएंगे। तो बेटा ये आपके पास एक बेसिक डेफिनेशन है जिसमें हम लोगों ने समझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और याद रखिएगा ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, और ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बेटा आगे मूव करते हैं, जिसके अंदर, अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया बताना आप लोगों को। देखिए बेटा, हमारे पास एक चीज है जिसको हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर की रेजोल्यूशन। देखो भाई, वो प्रोसेस जिसके अंदर आप वेक्टर को स्प्लिट करते हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, उस प्रोसेस को कहा जाता है कि ये आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, या कन्वर्टिंग ना कहें आप लोग बेशक, या वो प्रोसेस जिसके अंदर आप वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, उसको कहा जाता है कि आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, CONVE, कन्वर्जन या डिवाइड, जो आप लिखना चाहें, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो, आपके पास कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। याद रखिएगा। एक और बात, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, और वो ये होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर इज a reverse process of dash। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर के रिवर्स प्रोसेस को क्या लगा देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हालांकि एडिशन का मतलब होता है वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है वेक्टर्स को माइनस करना। ठीक है, इसके अंदर एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, तो नेगेटिव करने का मतलब जोड़ना नहीं होता। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो एडिशन वेक्टर का मतलब है जोड़ना, और रेजोल्यूशन वेक्टर का मतलब है ब्रेक करना।
तो याद रखिएगा वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो आपके पास नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन वेक्टर नहीं है, वो आपके पास कौन सा है, याद रखिएगा इस चीज को बेटा, वो आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आपके पास एडिशनल वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस कौन सा बन गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम यहां से आगे मूव करते हैं बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से समझते हैं आगे और हम वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने को सीखते हैं कि हम किस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, देखते हैं अब हम जरा जी। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वहीं से आगे, जो कि आपके पास होगी एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ वेक्टर ए लाइज इन, कहां एग्जिस्ट करता है वो, एक्स वाई प्लेन में। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो एग्जिस्ट करता है एक्स वाई प्लेन में, और वो एक एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। मान लें कि इस तरह से हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस का, जानते हैं ये ओरिजिन है हमारे पास। और इमेजिन करें कि ये हमारे पास वेक्टर है ए जो कि एक्स वाई प्लेन में मौजूद है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा। अब जरा समझ लीजिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, फिर हम बात करेंगे बेटा इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमारे पास सिंपल एक आपने रूल याद रखना है कि किस तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। बेटा वो रूल बेसिक है और वो सिंपल है, वो ये कि आपने वेक्टर के हेड से, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, वेक्टर के हेड से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक्सिस के साथ एंगल बनाए 90 का, या यूं कह सकते हैं आप कि आपने वेक्टर के हेड से एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब ये है कि आपने उस वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। इस वक्त आप देख सकते हो कि ये जो लाइन मैंने लगाई है ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया किसके अंदर, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, मतलब कि उसके एक्स कंपोनेंट में। तो यहां से लेके ओरिजिन से लेके जो आपके पास यहां तक का डिस्टेंस होगा, इसको आप नाम देंगे कि ये आपके पास है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। इसको जरा समझ लो। देखो ए का तो मतलब हो गया वेक्टर, इसके साथ आपने जो एक्स लिखना है वो सबस्क्रिप्ट में लिखना है। आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिख देना, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। आपने इसको इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिखना है और रट्टा नहीं लगाना। गोल हमारा यही है कि इस चीजों को समझना है। हमारे पास वेक्टर का एक्स, अगर एक्स लिखा रहा तो मतलब वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अच्छा लाजमी नहीं है कि यहाँ पे ए ही आएगा, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अगर आपके पास एफ आ जाए और एक्स आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका यही मतलब होगा कि वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट। और दूसरी बात याद रखिएगा ये वेक्टर नहीं है, मतलब इसके ऊपर एरो नहीं लगाना, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्यों नहीं है भाई, डायरेक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको बता दिया है कि ये वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अब कोई सेंस नहीं बनती कि आप उसको बताएं या उसको कहें कि ये वेक्टर है। तो याद रखिएगा ए एक्स क्या कहलाया जाएगा आपके पास, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। अच्छा अब लाजमी नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट बनाना चाहें, आप इस पॉइंट को नाम दे दें, मान लें पी का या ए का,
मुझे याद नहीं कि आपकी बुक में क्या नाम दिए हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। आप सपोज करें इसको P का नाम दे दें और इस पॉइंट को नाम दे दें कि ये आपके पास Q का पॉइंट है, तो आप गौर से देखें तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक रूल्स याद रखें। ये रूल्स इसके अंदर बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने इसको याद रखना है और ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। देखो बेटा, आपके पास ये एंगल है थीटा और ये आपके पास है 90, जिसको आप कहते हैं दो लाइंस परपेंडिकुलर है। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, वो वाली लाइन जो 90 के बिल्कुल सामने होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। वो वाली लाइन जो आपके पास थीटा के सामने होगी उसको आप नाम देंगे कि ये आपके पास है परपेंडिकुलर। और बेटा वो वाली लाइन जो आपके पास एंगल के साथ होगी हमेशा इसको नाम दिया जाएगा कि ये आपके पास है बेस। आप कहेंगे कि सर ये तो मसला ही नहीं है, तो हमें पहले से पता था। अब बच्चों से बात पूछ ली जाए कि बेटा ये आपके पास ट्राइंगल है और एंगल ये है, अब बताओ। अब बच्चे कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे कहते हैं सर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और ये बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने रूल याद रखना है वो ये कि जो थीटा के सामने है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो थीटा के साथ है बेटा वो हमेशा बेस होगा। तो ये मैंने अब आपको बात बता दी, आई होप कि ये आप लोगों को याद रहेगी। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो अब आप लोग खुद देख के बता दें कि भाई ये 90 के सामने है, ये आपके पास क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। ये थीटा के सामने ये वाली जगह है तो ये आपके पास बन गई परपेंडिकुलर। ये एंगल के साथ है तो ये आपके पास बन गई बेटा बेस। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम बात करें तो यहाँ से कैलकुलेशन करें, 1 मिनट में आपके पास बात बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, आपको ट्राइंगल OPQ नजर आ रही है। इसके अंदर देखें हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं। हमारे पास बेस की वैल्यू मौजूद है जो कि AX है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जो कि आपके पास है A। हमारे पास दूसरी वैल्यू मौजूद नहीं है परपेंडिकुलर की। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं जो कि हमारे पास कॉज है, और आप जानते हैं सारे कि कॉज आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। आपके पास सिंपल बेटा बेस की वैल्यू मौजूद है, बेस आपके पास कितना है AX, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास जस्ट A है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर्स नहीं है ये सारे के सारे, आपके पास ये मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा A cos थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा AX के। मुझे अच्छा लगता है कि वो चीज जो अननोन हो उसको मैं इस साइड पे लिखूं, लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास AX इक्वल हो जाएगा सिंपल A cos थीटा के। तो ये आपके पास बेटा फॉर्मूला बनता है जिसको आप यूज करते हैं वेक्टर A का x कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर A का x कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसी तरह से आप वेक्टर A का y कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा देखिए इनको अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इन दो आप एक और फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे उनमें से बड़े इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, और वो MCQs बेटा एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास पोर्शन बन गया। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, आपकी बुक ने एक ही डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को सेट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हॉरिजॉन्टल हमारे पास हो गया। अब हम बेटा बात करते हैं किस चीज की, वर्टिकल कंपोनेंट की, कि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर का, हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें लॉजिक सिंपल है, अगेन वही आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम, मतलब कि मैंने कह दिया XY प्लेन ओरिजिन, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही वेक्टर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपके पास डायग्राम बुक में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए एक ही डायग्राम बनाई हुई है, एक ही डायग्राम बनती है। मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि आपको समझ सकें। अच्छा, रूल याद होगा आपको कि वेक्टर के हेड से स्ट्रेट लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी, और जिस एक्सिस के साथ वो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये कि आपने उस वेक्टर को उस एक्सिस के अलोंग, या हाँ बिल्कुल उस एक्सिस के अलोंग आपने रिजॉल्व कर दिया। अब देखो ये मेरे पास वर्टिकल का आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब आप ये चाह रहे हो कि इस वेक्टर को वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, तो अगेन वही चीज, वेक्टर के हेड से स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने। तो ये आपके पास सिंपल वेक्टर का हेड है। अब आप गौर से देखें मेरे हाथ में थोड़ी सी सीधे लाइन नहीं लगती,
थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और आप गौर से देखें ये स्ट्रेट लाइन इस वेक्टर इसके साथ कौन सा, ये आपके पास जो y एक्सिस की जो एक्सिस है इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, ये आपके पास बन गया बेटा वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। और बच्चों वो बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि इसको किस तरह से लिखना है, x होगा तो x कंपोनेंट, y होगा तो y कंपोनेंट। तो एक आपके a y का मतलब बन गया वेक्टर a का y कंपोनेंट। वही चीज वही बातें, आप इसको o का नाम दे दें, इस पॉइंट को आप p का नाम दे दें, ठीक है, और आपके पास सिंपल इस पॉइंट को आप बेशक क्यू का नाम दे दें। अब याद रखिएगा आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए थे मैट्रिक में, आपके पास एक थ्योरम था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो और एक लाइन इनको क्रॉस करके गुजरे तो उनके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल होगा। और देखा ये बात आपकी बुक ने नहीं बताई, मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ ताकि वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बना के समझाया था कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ताकि आप उसके बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब देखें सिंपल हमने कैलकुलेशन करनी है, हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं वही चीज फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब देखो हमारे पास क्या चीज मौजूद है, देखें अब बताएं थीटा के सामने क्या चीज बन गया, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या बन गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज। और ये हमारे पास बेस है। अगेन हमारे पास बेस नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दो वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब हम सिंपल वही रूल लगाएंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा आपके पास होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर जो कि आपके पास है ए वाई और हाइपोटेन्यूज ए, इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा, किसके इक्वल हो गया, ए वाई के। और वही चीज जो मैंने आपको कहा कि जो अननोन है उसको यहाँ पे लिखना पसंद है, तो आपके पास ए वाई इक्वल हो गया ए साइन थीटा के। तो ये एक फॉर्मूला बन गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, और ये फॉर्मूला बन गया आपके पास वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपकी बुक ने इसकी हेडिंग दी हुई है और वो हेडिंग आपके पास है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हेडिंग हमारे पास सिंपल बनती है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, ये आपकी बुक ने हेडिंग दी हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जरा इस बात को बहुत अच्छे से समझें, इसका मतलब क्या है। अब रिवर्स केस है, अभी थोड़ी देर पहले हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यहाँ पर उलट बात है। यहाँ पर मान लें आपके पास कह दिया गया कि भाई एक वेक्टर ए एक्स की वैल्यू मान लें 2 है और एक सी वेक्टर के y कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो बताओ जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। समथिंग इस तरह से अगर आपके पास आता है तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमारे पास वही बात है, बेसिक वही डायग्राम, हम बेटा वही डायग्राम बनाएंगे जो डायग्राम हमारे पास है, सिंपल वही x कंपोनेंट y कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास बेटा ये वेक्टर आ गया सिंपल जो कि वेक्टर a है जो हमारे पास पहले से था, ये एंगल आ गया थीटा जो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद वही चीज आपने इसको रिजॉल्व किया हुआ इस तरह से, तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बना होता है वेक्टर ए का x कंपोनेंट, ये था वेक्टर ए का y कंपोनेंट। ये डिस्टेंसेस आपके पास इक्वल हैं तो इसलिए आप इसको कह सकते हो ये ए वाई है, इसको आप कह सकते हो ये x है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को आप मान लें कि आपके पास Q पॉइंट है और इसको आप मान लें कि आपके पास O पॉइंट है, ठीक है जी। देखें वही चीज फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओपीक्यू ट्राइंगल से आपके सामने आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था किस चीज को, पैथागोरस थ्योरम। आई होप कि आप लोगों को याद होगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास था बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। अब आप गौर से देखो अगेन, ये क्या चीज है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमारे पास आ गया ए स्केयर, बेस हमारे पास है ए एक्स, तो आपके पास ए एक्स स्केयर आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई। आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बेटा ये इस तरह से बात बन गई। आप देखो इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल हो गया किसके बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मिस्टेक करेंगे इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करने की, तो याद रखिएगा बेटा ये कैंसिल नहीं हो सकती, दरम्यान में आपके पास एडिशन है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपके पास अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स हो तो आप याद रखिएगा आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। आखिरी पॉइंट हमारे पास जो बेटा है इसका वो ये कि हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन, कि हमारे पास जो वेक्टर है उसकी हम डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बातें आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी। तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं टेन थीटा, जो कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अभी हमने बताया हुआ क्या है हमारे पास ए वाई, तो परपेंडिकुलर बन गया ए वाई, बेस हमारे पास है ए एक्स, तो थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है, यहाँ तक बेसिक चीजें हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग थी जिनको हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग समझते हैं बेटा इससे कुछ ट्रिकी पॉइंट्स और इसके एमटी कैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनडीटेस्ट का सेशन चल रहा था जिसके अंदर हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हम अंडरस्टैंड कर रहे थे। देखें आप लोगों को वेक्टर एडिशन से रिलेटेड मैंने तीन चीजें पहले से समझा दी थी। एक हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है, एक हमारे पास ट्रायंगल लॉ था, एक हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ था। ठीक है, तो हमारे पास आइडियली तौर पे जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए है तो तीनों ठीक है, कोई मसला नहीं है। ज्यादातर हम ये वाला एक फॉर्मूला है ये यूज करते हैं। आपकी बुक में मुझे पता है ये फॉर्मूला नहीं है, इसको ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। वैसे इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इसको ड्राइव करने का तो हम इसको ड्राइव भी कर लेंगे। तो आप लोग से कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों ने इसके डेरिवेशन चाहिए या नहीं। अगर कमेंट्स में आप लोग कहेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह ड्राइव भी कर देंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास यहाँ से बड़े जबरदस्त एमसीक्यूज बनते हैं, कुछ उनको अच्छे से समझना है। मैं जानता हूँ कि जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है, थोड़ी सी परेशानी वाली बात होगी, मुश्किल से फोकस हो रहा होगा, बट प्लीज थोड़ा सा फोकस करें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। देखिएगा बच्चे हमारे पास जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यहाँ से वो इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला मजीद ड्राइव किया हुआ रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का। अभी थोड़ी देर पहले क्या था आपको याद होगा, ए इक्वल था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के ही तरह का हमारे पास ये फॉर्मूला है, बस फर्क ये है यहाँ एक्स और वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में था, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स की फॉर्म में था। अगेन कहेंगे तो इसको प्रूव करके दे देंगे आपको, अगर कमेंट्स मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास कहा यह जाता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं मान लें ए और बी, और अगर उनके दरमियान एंगल कितना हो 0 डिग्री, दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल कितना हो भाई 0 डिग्री एंगल हो, तो तब हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम जस्ट यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 हमारे पास आ गया। आप सब जानते हैं बेटा cos 0 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये चीज बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे, और सिंपल फॉर्मूला ये आपको पता है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा
हमारे पास इक्वल होता है सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल हो गया बेटा, a प्लस बी के इक्वल। तो याद रखिएगा ये हमारे पास रिजल्टेंट बनता है जब हमारे पास एंगल क्या हो, दो वेक्टर्स के दरमियान में 0 डिग्री हो। और याद रखिएगा ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट शुड बी अ मैक्सिमम वैल्यू, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। मैंने उम्मीद की थी कि हमारे पास एंगल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, बट इट्स ओके, हम दोबारा से बना लेंगे इसको। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तो बात थी जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। अगर हम कहें कि हमारे पास एंगल हो जाए 30 डिग्री, अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो उस वक्त हमारे पास किस तरह की कैलकुलेशन होगी, इसको हम समझ लेते हैं। सिंपल r इक्वल हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। आप अब आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें, कैलकुलेटर पे cos 30 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है बेटा। और cos 30 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा सिंपल 1.73 AB, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल हो हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है बच्चे। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हमारे पास एंगल कितना हो, 30 के बाद 45 डिग्री का एंगल हो, तो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला वही है, रिजल्टेंट आर, आप वैल्यूज रिप्लेस करते जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 45। अगेन कैलकुलेटर पर सिंपल cos 45 की वैल्यू को कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 के साथ। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू सिंपल बन जाएगी ऑलमोस्ट 1.41 AB। तो आप लोग बच्चे इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। अगर हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा, 45। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे पास एंगल 45 हो गया। अब हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास एंगल कितना हो जाए बेटा, 60, ठीक है। 60 डिग्री अगर एंगल हो तो तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही है। आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30, नहीं cos एंगल आपके पास आ जाएगा 60। अब आपका वही काम है, कैलकुलेटर पे सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है वैल्यू कौन सी, cos 60 की, और उसके बाद आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंपल रिजल्ट जो होगा वो 1/2 होता है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा r किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा ab। उसके बाद हम आगे मूव कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं cos 60 हो गया, cos 90, हमारे पास अगर एंगल 90 हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, हम देख लेते हैं। r किसके इक्वल होगा हमारे पास बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह हमारे पास अब आएगा 90, और आपको पता है cos 90 जो है वो हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जब दो एंगल्स के दरमियान एंगल कितना होगा, जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री का। एक और रह गया लास्ट में, जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में हमारे पास एंगल बन जाए कितना, 180 का, तो फिर क्या होगा, देखो रिजल्टेंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एंगल हमारे पास है बेटा 180, cos 180 इक्वल होता है आपके पास -1 के। तो जब आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यही फैक्टर बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, तो ये बन गया 2ab। और आपको पता है ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आप जानते हैं किससे इक्वल होता है, सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर के, और ये आपके पास आ गया सिंपल स्क्वायर रूट। इसको आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बच गया रिजल्टेंट, जो कि बनेगा a माइनस बी। आई होप ये नजर आ रहा होगा आपको, a माइनस बी, और ये वैल्यू हमारे पास कौन सी बन गई बेटा, मिनिमम। तो याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स हो और वो पैरेलल हो,
कंक्लूजन क्या किया हमने, कहा क्या दिया जाए, एमसीक्यूज आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि दो वेक्टर्स हैं, मान लें एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और वो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब एंगल जीरो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। सेकंड केस, आगे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, और उनको आपने क्या किया, वो एंटी पैरेलल है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, याद रखिएगा, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम शो करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से हमारे पास बेटा सिनेरियो कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एंगल्स पे बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। एमसीक्यूज आपको मैं शो करवा रहा हूँ, पेपर में सवाल आते हैं, एमसीक्यूज नजर आ रहा होगा आपको कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो बताओ आपके पास कि उनकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो चलिए आपको बता दिया मैंने। कह दिया जाए अगर आपको एमसीक्यू शो भी हो रहा होगा आपको आपके सामने कि आपके पास सिंपल दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, शो हो रहा है आपको एमसीक्यू, दो वेक्टर्स हैं, आपने बताना है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता, ठीक है, या किस रेंज में आपके पास आ सकता है। अब आपसे रेंज पूछी जा रही है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, हमने देख लिया कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। याद रखिएगा हमारे पास जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की वैल्यू एक्सीड कभी भी नहीं करेगी a प्लस बी से, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर वैल्यू जा ही नहीं सकती। और जो रिजल्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू कभी भी लेस नहीं होगी, कहां से, a माइनस बी से, जो कि आपके पास है मिनिमम। मिसाल के तौर पे आपसे अगर कह दिया जाए कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर ए है या कोई भी से भी दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, तो याद रखिएगा इनको सम करें हम तो हमारे पास कितना बन जाता है 7, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट बन जाता है 1। तो इसका मतलब ये कि इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 और 7 के दरमियान में होगा। ये इम्पॉसिबल है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो 7 से ज्यादा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा इनके दरमियान में आएगा। तो ये एमसीक्यू दो तरीके से आते हैं, दोनों मैंने यहाँ पे शो करवा दिए, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एंगल, अगर हमने कहा कह दिया जाए कि भाई आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपने उनके दरमियान के एंगल बताने हैं, ठीक है, तो आप दो वेक्टर्स के दरमियान के एंगल को कैसे बताएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास सिंपल यही फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि आर इक्वल होता है हमारे पास बेटा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हमें एंगल चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आगे आपके पास आ गया cos थीटा। आपको एंगल चाहिए, इनको इधर ले आए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2ab cos थीटा। आपको थीटा चाहिए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab किसके इक्वल हो गया आपके पास cos थीटा के। मुझे पसंद है कि एंगल जो अननोन हो उसको इधर लिखना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन गया एंगल को कैलकुलेट करने का। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। इससे रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू होता है और ये आपकी किताब में एग्जाम्पल भी है 1.2। एग्जाम्पल मैं नहीं करवा रहा बट बात वही है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है हमारे पास। देखिएगा गौर से, इसका केस है इफ R is equals to A is equals to B, तो एंगल कितना होता है हमेशा 120। मैंने कल भी ये बात समझाई थी या शायद नहीं समझाई, दो वेक्टर्स हैं A और B, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इंटरेस्टिंग चीज ये है आपने उनको ऐड किया और रिजल्टेंट जो आया उसकी मैग्नीट्यूड भी उतनी ही है जितनी पहले वाले वेक्टर की थी, मतलब तीनों की वैल्यूज कितनी हो गई सेम, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ उनके दरमियान का एंगल कितना होगा, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे या एंगल कितना होगा, एंगल होगा 120। कैसे होगा हम यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
देखो हमारे पास क्या चीज है, cos थीटा इक्वल है हमारे पास किसके, आर स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। आपको पता है आर इक्वल है ए के, ए इक्वल है बी के, तो मैं इन सब की जगह पे आप मैं ए की जगह भी आर पुट कर देता हूँ, मैं बी की जगह भी क्या पुट कर देता हूँ, आर क्यों पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज सेम है, चेंज नहीं है। तो ए की जगह आर की जगह क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एज इट इज है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबकी जगह पे मैंने क्या कहा था, आर पुट कर रहा हूँ, चलें ठीक है हम आर पुट कर लेते हैं। मैं बेटा आर तो हमारे पास एज इट इज आ गया, ए भी किसके इक्वल है आर के, तो इसकी जगह भी मैंने आर पुट कर दिया। बी भी किसके इक्वल है आपके पास बेटा आर की जगह, तो आर भी पुट कर दिया मैंने, तो 2 ए बी, ए किसके इक्वल है हमारे पास आर के इक्वल, ठीक है। बी भी किसके इक्वल है आर के इक्वल, तो आप इसको देखें ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, सिंपल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, cos थीटा किसके इक्वल हो गया 1/2 के, इसको उधर ले जाए, ठीक है। तो हमारे सॉरी ये देखें ना, हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस वाला आर बचेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास, cos इनवर्स माइनस 1/2, और जब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो इसका जवाब आएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये बात बनती है। देखें अगली बात पे भी हम देख लेते हैं कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट अब इसमें मैं क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे मूव करते हैं बेटा। देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास जीरो हो सकता है, ठीक है। व्हेन टू गेट रिजल्टेंट जीरो, तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन टू गेट रिजल्टेंट जीरो। हम रिजल्टेंट जो जीरो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सवाल ये होता है हमारे पास, व्हेन टू गेट रिजल्टेंट जीरो। तो समझ लें बहुत आसान बात है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, चलें दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट रहे। देखें सबसे पहला पॉइंट, अगर तो हमारे पास वेक्टर्स हुए कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स, दोबारा से बता देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, चलिए कोप्लेनर वेक्टर्स ही ठीक है, आगे इसके दो केसेस बना लेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास है, और अगली बात कौन से वेक्टर्स हैं, इक्वल है। कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और इक्वल है, कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में रहने वाले, एक्स वाई प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो, सेम प्लेन में रहने वाले हो, और उनका जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन दोनों की क्या है, वो इक्वल है। मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होगा, डायरेक्शन की बात नहीं है। दो वेक्टर्स हैं जो कोप्लेनर्स हैं और उनकी मैग्नीट्यूड है इक्वल, तो मिनिमम हमारे पास कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे, मिनिमम हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे कि उनका जो रिजल्टेंट हो वो इक्वल हो जाए हमारे पास किसके बेटा, जीरो के। तो मिनिमम दो हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हो जो इक्वल हो, उनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल होगा। जैसा कि मान लें हमारे पास एक वेक्टर है ए, और आप दूसरे वेक्टर्स की बात कर लो तो वो हमारे पास है वेक्टर बी। आप देख सकते हो कि बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और ऑपोजिट है, ठीक है। इक्वल क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों को सम करोगे, हमने अभी पढ़ के आए हैं, उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, क्योंकि हमारे पास अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे तो उनका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के। इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आज जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो हमारे पास a माइनस ए और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बात बनती है। उसके बाद ये हमारे पास का फर्स्ट केस था, अगर हमारे पास क्या हो भला, मैग्नीट्यूड इन दोनों के हों इक्वल। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड्स बेटा इन दोनों के इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाए हमारे पास इनके, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हो, ठीक है। कितने मैग्नीट्यूड्स हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो कोप्लेनर बट हो कैसे, अनइक्वल। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हमें मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे, तीन वेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम हमें कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, तीन, तो जाके हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो बनेगा जीरो। देख लो इसको,
जैसे कि मैं कह देता हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है, आई होप के नजर आ रहा होगा, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी। अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास क्लोज पाथ बन गया। तो इनिशियल पॉइंट जो था वही हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो अनइक्वल कितने होने चाहिए, 3। और अब हमारे पास सेकंड पॉइंट बनते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कोप्लानर वेक्टर्स हूं, बट अब हमारे पास कौन से हो गए, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास कौन से प्लानर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लानर, मतलब ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 हो। तो बेटा उस केस में हमारे पास मिनिमम वेक्टर्स जो चाहिए, मिनिमम वेक्टर्स वो हमारे पास बेटा 4 चाहिए होंगे, जिनका रिजल्ट हमारे पास 0 के इक्वल होगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगर इसका डायग्राम के वाले सोल्यूशन चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मुझे बताएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आई होप कि यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात पता चल गई होगी। मुझे पता है, मैं फाइल शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।